अमित जी, आपको न्यूज 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शहर में हैं, आपकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर में है, साबरमती रिवर फ्रंट पे हैं। शुरुआत करते हैं, अगर आप पहले 2 फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट। तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी से पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है, इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में। तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। पहले शुरुआत करते हैं अमित जी मुद्दों पर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये 2 ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासुर बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है, और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी। पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात ओंधे मुंह गिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। महंगाई आसमान को छू रही थी, और कुल मिलाकर बजट के 16 पैरामीटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है। एफआईआई के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। पीएलआई स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है जी। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर्ड कर रही हैं, ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायनियर बन चुका है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग थोड़े लेट है, मगर सेमीकंडक्टर जी,
इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, जी बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्ष का क्षेत्र, लेट होने के बावजूद मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी। इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फाउंडेशन डाल चुका है और ये फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है। तो इकोनॉमी भी सुधरी है, सुरक्षित भी हुआ है, देश 11वें नंबर का अर्थतंत्र था, आज 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। गांव हो या शहर, जंगल हो या रेगिस्तान, सागर किनारा हो या शहर हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजट में आम बात बन चुका है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने सारे रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते जा रहे हैं। देश के अंदर सीमाओं को चौक चौबंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जनता में भारत का भविष्य उज्जवल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करने की नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है। जी आज पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन हो, नई इकोनॉमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मभूमि, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, यूसीसी हो, या देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर ये 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले 10 साल। जनता भी ये फील कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आपकी आर्थिक और इकोनॉमिक पकड़ भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड, जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी पिछले कुछ महीनों से, सरकार इकोनॉमी की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जो चीजें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी। पहले चरण के बाद ये देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टीकरण की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसलमान हुआ। आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक किया और कहा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा कि जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नक्सल, अर्बन नक्सल की महक है, इसमें माओइस्ट वो ख्याल दिखाई देता है। तो ये कहां से आया? देखिए, हमारा दायित्व है कि हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी मंशाओं को हम उजागर करें। जी, आप मुझे बताइए, इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल लॉस की बात कर सकती है क्या? क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा? एक और हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग की छाप है? बिल्कुल मुस्लिम लीग की छाप। यही तर्क है कि मुस्लिम लीग की छाप। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि देश के कॉन्ट्रैक्ट्स माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट कौन है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, काम करने की क्षमता है या नहीं है, इसके आधार पर निर्धारित होंगे या कॉन्ट्रैक्टर के धर्म के आधार पर निर्धारित? किस तरह से देश चलाना चाहते हैं?